तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे पिछले कई दिनों से या फिर कहें पिछले 10 से 15 एपिसोड से पुलिस की नाकामी, पुलिस की फजीहत, पुलिस की कामचोरी, ये तमाम चीज़ें मैं दिखाता रहा। लगातार ये कहता रहा कि पुलिस आजकल काम नहीं करती। कई सारे ऐसे इंसिडेंट थे जिसमें पुलिस वाले खुद बेचारे न्याय के लिए लड़ते रहे, सिस्टम के खिलाफ जाते रहे। सिस्टम ने उनके ऊपर ऐसा अंकुश लगाया, ऐसा चंगुल फंसाया कि बेचारे परेशान, हैरान। एक कहानी मैंने एक आईपीएस की सुनाई थी जिनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक मुकदमा लड़ते 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 अंत में उनकी मौत हो गई। उनकी वाइफ ने उस मुकदमे को लड़ा, वाइफ की भी मौत हो गई। फिर बच्चों ने मुकदमा लड़ा। देखते देखते 23 साल गुजर गए। 23 साल गुजरने के बाद, उनकी मरने के बाद साल 2010 में उनकी मौत हुई थी। 2023 में कोर्ट का फैसला आया और उस कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि जो शख्स थे, जो आईपीएस थे, जो जेलर साहब थे, वो निर्दोष थे। तो ये बात जब निकल के सामने आई तो यहाँ से एक मैसेज गया कि सिस्टम से टकराने के बाद अंजाम बुरा होता है। पुलिस वाले भी कभी कभार ऐसे काम करते हैं, केस फंसा देते हैं कि आप दौड़ते रहिए इधर से उधर, ना आपकी कोई सुनवाई है, ना ही आपको कोई पूछने वाला है। लेकिन आज जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी, ये सच्ची घटना इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर सच में पुलिस वाले काम करना चाहे तो फिर कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसे पुलिस वाले सुलझा ना पाए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी अब आप सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। साल 1993 में, यानी आप सोच के देखिए कि 1993 मतलब ना ही मोबाइल फ़ोन, ना ही हर जगह सीसीटीवी कैमरे, और ना ही कोई ऐसी सुविधा जो आज के हिसाब से है। एक कत्ल होता है। कत्ल दिल्ली के नरेला इलाके में होता है। दरअसल इसी दिल्ली के नरेला इलाके में एक फैमिली रहा करती थी। उसी फैमिली में एक 18 से 19 साल का लड़का जिसका नाम था प्रेम नारायण। प्रेम नारायण अपने फादर, अपने चाचा, अपनी मदर के साथ ठीक ठाक तरीके से दिल्ली के नरेला इलाके में रहा करता। देखने में काफ़ी स्मार्ट था, कमाता धमाता था, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था। इस वजह से लोगों की उस पर नज़र थी कि अगर किसी की लड़की की अच्छी शादी करवानी हो तो इसी घर में करवाए। लिहाजा तमाम लोग कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान 3 और लोग थे, जिनमें से एक का नाम था शंभू दयाल, दूसरे का नाम था मुन्नी लाल और तीसरे का नाम था दयाराम। शंभू दयाल, मुन्नी लाल और दयाराम, इन दोनों का काम था, इन तीनों का। ये चाहते थे कि जो प्रेम नारायण है उसकी शादी शंभू दयाल के घर में एक लड़की है उससे हो जाए। और ये लोग बेसिकली रहने वाली यूपी के भिंडौरा से थे। अब ये लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। शंभू दयाल के जो फादर थे, जब उनसे बातचीत हुई तो फादर साहब ने कहा कि भाई देखो, ज़माना बदल रहा है और एक बार आप मेरे बेटे से पूछ लो, अगर उसकी इच्छा हो, उसकी रजामंदी हो तो हम शादी करवा देंगे। लेकिन अंतिम फैसला मेरे बेटे प्रेम नारायण का ही है। अब ये बात जब शंभू दयाल और उसके साथ के चाहे मुन्नी लाल हो, चाहे दयाराम हो, इन लोगों ने सुनी तो सुनने के बाद फिर इन्होंने कहा कि एक काम करो, चलो फिर प्रेम नारायण से बात करो। ये तीनों पहुंच गए प्रेम नारायण के पास बातचीत करने। समझाया बुझाया कि भाई शादी कर लो, लड़की अच्छी है, रिश्ता अच्छा है। प्रेम दयाल को तस्वीर भी दिखाई उस टाइम के हिसाब से। अब प्रेम नारायण ने जब तस्वीर देखी तो उसे लड़की पसंद नहीं आई। उसने कहा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी लड़की से शादी। अब इसी बात पे शंभू दयाल और मुन्नी लाल, दयाराम दबाव बनाने लगे। उन्होंने कहा कि भाई शादी कर लो, लड़की अच्छी है, अगर कुछ लेन देन में दिक्कत है तो हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन लगातार प्रेम नारायण मना करता रहा और कहता रहा कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। कहा सुनी प्रेम नारायण, शंभू दयाल, इन दोनों के बीच होने लगी। देखते देखते गहमा गहमी का माहौल हो गया। कुछ देर बाद हाथापाई पे ये लोग उतर आए और इसी दौरान प्रेम नारायण ने अपने फादर और अपने अंकल के साथ मिलकर शंभू दयाल को पीटना शुरू किया। अब शंभू दयाल को जब पीटना शुरू किया तो उसके जो साथी थे मुन्नी लाल और दयाराम, ये दोनों छोड़ के किनारे हो गए। अब शंभू दयाल अकेला पड़ गया और प्रेम नारायण अपने फादर और अपने अंकल के साथ 3 लोग। कुछ देर तक मारपिटाई चलती रही और अंत में इन तीनों ने मिलकर शंभू दयाल का कत्ल कर दिया। अब शंभू दयाल का जब कत्ल हुआ और मौका वारदात पे जो मुन्नी लाल थे, जो दयाराम थे, ये दोनों मौजूद थे, तो फिर इन दोनों ने वहाँ से पहले तो भागना मुनासिब समझा। वहाँ से लोग भागते हैं। भागने के बाद पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं।
और बताते हैं कि साहब हमारे साथ एक आदमी आया था जिसका नाम था शंभू दयाल। हम लोग रिश्ते की बात करने प्रेम नारायण के पास गए थे, लेकिन प्रेम नारायण ने अपने फादर और अपने अंकल के साथ कत्ल कर दिया है। अब 1993 की बात, पुलिस वाले जैसी ये बात सुनते हैं अपनी जीप में बैठते हैं, बैठने के बाद बताए हुए स्थान पे आते हैं। आने के बाद वहाँ से बॉडी रिकवर करते हैं, रिकवर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आती है, उसमें भी पता चलता है कि जो शंभू दयाल है उसका कत्ल हुआ। अब एक लाश है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कह दिया कि कत्ल हुआ है, 2 चश्मदीद गवाह हैं, तो मतलब साफ है कि कातिल को पकड़ना है, कोर्ट के सामने लेके जाना है। अब पुलिस वाले प्रेम नारायण और उसकी फैमिली मेंबर को पकड़ने के लिए आते हैं उसके घर के पास। आने के बाद जब पता करते हैं तो पता चलता है कि तीनों फरार हो गए। अब जब तीनों फरार हो गए तो पुलिस वालों ने फिर घेराबंदी शुरू की। घेराबंदी अपने तरीके से करने लगे, तमाम नाकाबंदी की, तमाम जगह पड़ताल की, तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन इत्तेफाक से ना ही प्रेम नारायण का कुछ पता चला, ना ही उसके फादर का कुछ पता चला, ना ही उसके अंकल का कुछ पता चला। इधर पुलिस वालों ने चार्जशीट बनाई। चार्जशीट बनाने के बाद कोर्ट में गए। कोर्ट में जब पूछा गया कि भाई आरोपी कहाँ है, तो पुलिस वालों ने कहा कि साहब तीनों फरार हैं। 1993 में ये तमाम चीज़ें हुई थी। 1994 में चूँकि कोर्ट के सामने लगातार पुलिस वाले जा रहे थे, अपनी साइड, अपने पक्ष को रख रहे थे, तो फाइनली 1994 में जो कोर्ट है दिल्ली की, उसने ये मान लिया कि इन तीनों ने कुछ गुनाह किया है, इसी वजह से ये तीनों फरार हैं। लिहाजा कोर्ट ने प्रेम नारायण और बाकी फैमिली मेंबर को भगोड़ा करार दे दिया और पुलिस को आदेश दिया कि जल्द से जल्द प्रेम नारायण और परिवार के बाकी सदस्य यानी फादर और अंकल को गिरफ्तार किया जाए। अब 1993 में कत्ल हुआ, 1994 आ गया। 1994 में ये कहा गया कि आप गिरफ्तार करो, भगोड़ा करार दे दिया गया। अब 1994 से पुलिस वाले अब तलाश शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रेम नारायण था उसके घर पे जाते हैं। जाने के बाद अब परिवार वालों से पूछते हैं कि भैया कहाँ हैं वो दोनों तीनों। परिवार वालों ने हाथ खड़ा कर लिया, कहा कि साहब हमें नहीं पता है। रिश्तेदारों से पुलिस वालों ने पूछा कि भाई आपको कोई जानकारी हो तो बताओ। रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़ा कर लिया, कहा कि नहीं हमें कोई जानकारी नहीं। पुलिस वालों ने दोस्तों यारों से भी पूछा कि भाई आपको कुछ पता हो। दोस्त यार भी मना करने लगे। अब साल 1993-94 की विडंबना ये थी कि ना ही हर आदमी के पास फ़ोन था, ना ही हर आदमी ऐसा था जो परिवार वालों से डेली कॉल पे बात करे। तो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ये दोनों चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। आज के टाइम में अगर कुछ हो तो पुलिस वाले सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन सर्विलांस पे लगा देते हैं। सर्विलांस पे लगाने के बाद फिर चेक करते रहते कि भाई किसी का फ़ोन आया या फिर नहीं आया। जिसका फ़ोन आया उसके बारे में अब डिटेल निकाल लेते हैं। लेकिन 93-94 की विडंबना ये थी कि उस टाइम ना फ़ोन था, ना सर्विलांस था, ना ही उतने कैमरे थे। अब तो हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टैंड पे कैमरा लगा है तो पुलिस वाले वहाँ भी चेक कर लेते हैं। हर चौराहे पे कैमरा है तो वहाँ से खंगाल लेते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। अब पुलिस वाले परेशान, कितनी बड़ी दुनिया, अब ढूंढे कैसे। ये भी नहीं पता कि दिल्ली में है, यूपी में है, बिहार में है, कहाँ चले गए। बहरहाल पुलिस वालों ने ढूंढने का बीड़ा उठाया और अपने तरीके से तलाश करते रहे, अपने तरीके से पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। वक्त धीरे धीरे रेत की तरफ फिसलता रहा। 1994 पूरा बीत गया, 1995 आ गया। अब 1 साल से लगातार पुलिस वाले अपने तरीके से हर जगह खोज रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ, परिवार वालों के यहाँ, दोस्त यार के यहाँ, हर जगह। लेकिन ना ही कहीं से प्रेम नारायण की कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं से प्रेम नारायण के अंकल की कोई सबूत या सुराग मिला, और ना ही प्रेम नारायण के फादर का कहीं कुछ पता चला। दिन धीरे धीरे गुजरता रहा, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लगातार पुलिस वाले हैरान परेशान इधर उधर ठोकरें खाते रहे, वक्त गुजरता रहा। अब इधर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, कहीं ना कहीं केसों की परतें, समय की धूल, ये तमाम चीज़ें अब इस मामले पे भी पड़ती गई। कई ऑफिसर ऐसे थे जिनका ट्रांसफ़र हो गया, कई ऑफिसर ऐसे थे जो रिटायर्ड हो गए। देखते देखते पुलिस वाले भी अब दूसरे केसेस में बिजी हो गए। 1-2 साल और गुजरा, उसके बाद भूल गए। इधर शंभू दयाल की फैमिली मेंबर वाले भी कुछ दिन तक कोर्ट कचहरी पुलिस कानून का चक्कर लगाते रहे। लेकिन जब कहीं से कुछ जानकारी मिली ही नहीं कि आखिर आरोपी कहाँ है, पता नहीं जिंदा है या मर गया, हिंदुस्तान में है या फिर हिंदुस्तान से भी बाहर है, दिल्ली में है, यूपी में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कराची, कहाँ है, जब कहीं कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर शंभू दयाल की फैमिली वालों ने भी कहा कि छोड़ो यार, क्या फालतू, अपनी देश दुनिया पे ध्यान देते हैं।
जाने वाला तो चला गया, कातिल फरार ही है, तो फिर क्या ही करें। साल 2000 आते आते इस केस को भुला दिया गया, तमाम लोग भूल गए। कोर्ट में कभी कभार पेशी हो जाती, कभी कभार कॉल लग जाता, कभी कभार कोर्ट कह देता कि भाई खोज के लेके आओ। बाकी अब धीरे धीरे मामला आया गया हो गया। यानी अब कायदे से अगर जोड़े तो साल 2023 और शुरुआत हुई थी 1993, तो सीधा सीधा 30 साल ये लगातार पुलिस वाले खाक छानते रहे और वक्त गुजर गया। किसी को कुछ जानकारी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन साल 2023 में एक अजब चीज़ हुई। दरअसल बीच बीच में कोर्ट कहता ही रहता था कि भाई कहाँ है, इनको खोज के निकाला जाए। पुलिस वालों पे ये तोहमत भी लगती थी कि आप नहीं खोज पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच एक एसआई साहब इसी थाने में तैनात होते हैं, यानी सब इंस्पेक्टर। इनका नाम था रितेश कुमार। रितेश कुमार को भी जब पता चला कि एक ऐसा केस है जो लगभग 30 सालों से बंद है, लगातार 30 सालों से तलाश जारी है लेकिन कुछ हुआ नहीं, धीरे धीरे फाइल बंद कर दी गई, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, फिर से खोलो इसको और फिर से तलाशी करो। अब एसआई साहब का आदेश, तमाम छोटे मोटे जो मुलाजिम थे सरकारी वो जुड़ गए, फाइल निकाली, डिटेल खंगाली। डिटेल खंगवाली तो फैमिली का बैकग्राउंड मिला। जब बैकग्राउंड मिला तब पुलिस वालों ने कहा कि एक बात बताओ, आपस में ही डिस्कस किया कि तब तो ना फ़ोन था ना कैमरा था, लेकिन आज के टाइम में तो फ़ोन भी है, कैमरा भी है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सबके फ़ोन को खंगालते हैं कि भाई बातचीत किससे ज़्यादा हो रही है और कौन सा ऐसा रिलेटिव, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन वो बात भी कर रहा, हालचाल भी ले रहा। अब पुलिस वालों ने जब कॉल डिटेल निकाली और सर्विलांस पे लगाया तो कई ऐसे नंबर और कई ऐसे रिश्तेदार मिले। अब जब रिश्तेदार मिले तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि थोड़ा पड़ताल करो। पड़ताल करी तो एक जानकारी मिली और जानकारी बड़ी अजीब थी। दरअसल जानकारी मिली कि साल 2024 के जुलाई महीने में, यानी अभी ये जो महीना चल रहा है, इसी महीने में दिल्ली में ही इसी फैमिली में एक शादी पड़ी है और उस शादी में जो प्रेम नारायण है वो आएगा। अब ये जानकारी मिली, पुलिस वालों के हाथ पहली बार कोई जानकारी लगी, खुश हो गए। उन्होंने कहा कि भाई तैयारी करो, लेकिन तैयारी करो ऐसे कि कभी पता ही ना चले कि हम लोग पकड़ने आ रहे हैं। तो कैसे? तो फिर एसआई साहब ने कहा कि काम करो, केटरिंग वाला बनो पहले, यानी शादी है तो वहाँ केटरिंग वाले जाएंगे पानी पिलाने, चाउमीन चाट मोमोज खिलाने। तो एक काम करो, वो बन जाओ और वो बन के पूरी शादी पे नज़र रखो कि प्रेम नारायण आता है या नहीं आता। एसआई साहब अपनी पूरी टीम के साथ तारीख का इंतज़ार करते हैं और बाकायदा अपनी पूरी टीम को केटरिंग सर्विस के लिए तैयार और ट्रेंड करते हैं। फाइनली साल 2024 का वो जुलाई महीना आता है। एसआई साहब तारीख के मुताबिक 10 जुलाई को वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद केटरिंग सर्विस के तौर पे वहाँ अपनी सर्विसेज देना शुरू करते हैं। एक तरफ लोगों को पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, कॉफ़ी पिला रहे हैं, चूँकि एक रीज़न ये भी था कि भाई हम किसी की शादी में ऐसे घुस रहे हैं तो कहीं उसके रंग में हम भंग न डाल दें। शादी मतलब दो परिवारों का मिलन, हर बार ऐसा नहीं होता कि दोनों परिवार अंडरस्टैंडिंग वाले हों। तो ये भी ध्यान रखना था कि किसी भी बाराती या फिर किसी भी घराती को चाय पानी से कोई दिक्कत ना हो, सब टाइम से मिलता रहे। और दूसरा ये था कि हम ये करने में इतना बिजी भी ना हो जाए कि भाई हमारा मेन एम जो है वो फिसल जाए। सैकड़ों की भीड़ है, उसमें तलाशना भी है। तो फिर जब तलाश इधर शुरू हुई, इधर पुलिस वाले सर्विस देते रहे। पूरी रात उन्होंने सबको चाय पानी पिलाई, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि प्रेम नारायण आया ही नहीं। अब पुलिस वाले एकदम हताश हो गए कि भाई हमने 30 सालों तक खोजा भी, एसआई साहब के कहने से हमने फिर से फाइल भी खोली, हम केटरिंग सर्विस वाले भी बने, हमने चाय पानी जूठे पत्तल तक उठा लिए और फिर हमारे हाथ खाली। लेकिन एसआई साहब ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एसआई साहब ने कहा कि काम करो, भले ही जानकारी नहीं मिली लेकिन कम से कम फैमिली वाले हमको पहचान गए तो उनसे थोड़ा घुल मिल के हम जानकारी इकट्ठा कर लें। अब उन्होंने घुल मिल के जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। सबसे पहले पता किया कि कौन कहाँ रहता है, क्या होता है। इसी दौरान एक रिश्तेदार गलती से कबूल देता है कि एक बहुत पुराना रिश्तेदार है जिसका नाम है प्रेम नारायण। वो अपनी फैमिली के साथ मजदूरी का काम करता है यूपी के कानपुर में। अब ये जानकारी पूरे पुलिस महकमे के लिए एक जैकपॉट जैसी थी। जब ये जानकारी मिली तब पुलिस वालों ने कहा कि इस बार कोई गलती नहीं, हो सकता है पिछली बार उन्हें भनक लग गई हो। लिहाजा रितेश कुमार खुद को एज ए डीलर दिखाते, प्रॉपर्टी डीलर और एज ए कॉन्ट्रैक्टर और एज ए डीलर कानपुर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां फिर मजदूरों की तलाश शुरू करते हैं कि इस उम्मीद में कि प्रेम नारायण जाल में फंस जाए।
वहाँ के कुछ लोकल बिल्डर्स की मदद से लोगों को बुलाते भी हैं, कई ऐसे मजदूर। उसमें प्रेम नारायण का भी नाम था। ये लोग खुश थे, लेकिन यहाँ फिर किस्मत धोखा दे गई। प्रेम नारायण ने अपने बेटे को भेज दिया। अब बेटे से आप कुछ कह नहीं सकते भाई। पुलिस वाले फिर हताश निराश, अब क्या करें। इसी बीच जो एसआई रितेश कुमार थे, उन्होंने कहा कि अरे हारने की क्या बात है, थोड़ा और कोशिश कर लेते हैं। इसके बाद एसआई रितेश कुमार ने लोकल बिल्डर्स की मदद से ये पता किया कि किसके पास प्रेम नारायण नाम का मजदूर है। जब तमाम लोकल बिल्डर्स की मदद ली गई, तब एक बिल्डर ने बताया कि भाई मेरे पास है। पुलिस वालों ने कहा कि काम करो, उसको बुलाओ। इसके बाद उस बिल्डर ने पूरी जाल साजी करके फिर से प्रेम नारायण को बुलाया, पर इस बार ऐसा चारा फेंका कि प्रेम नारायण खुद चल के आ गया। आने के बाद अब प्रेम नारायण अंदर बैठा है, बातचीत हो रही है। इधर पुलिस वाले इर्द गिर्द घूम के चेक कर रहे, कंफर्म कर रहे हैं कि आखिर यही है। चूँकि 23 साल पहले या फिर 31 साल पहले, चूँकि 2024 में गिरफ्तारी की बात हो रही थी, 1993 में घटना हुई थी, तो 31 साल बाद कोई आदमी कैसा देखेगा, इस बात का भी अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो लगातार अब पुलिस वाले उसको घेर घेर के देख रहे, तफ्तीश कर रहे, मन को पुख्ता यकीन दिला रहे कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही। फिर तमाम चीज़ें होने के बाद जब पता चला कि यही है, तब फिर उसे पकड़ते और कहते प्रेम नारायण तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब ये शब्द जब प्रेम नारायण सुनता है, उसके होश फाँकता, चूँकि लगभग 20 सालों से उसने इस नाम को सुना ही नहीं था, क्योंकि उसने अपनी नाम, अपनी पहचान को इस कदर गुमान कर दिया था। तब पुलिस वालों ने पूछा कि भाई तुम इतने दिन कैसे बचे हैं। तब उसने अपनी पूरी कहानी बताई। दरअसल प्रेम नारायण जानता था कि पुलिस एक न दिन उसे खोजेगी जरूर, लिहाजा उसने एक साजिश रची। कत्ल करने के बाद पहले वो फरार हुआ। फरार होने के बाद फिर वो जब कानपुर आया, तो पहले उसने अपने नाम चेंज करवाया, एक अलग नाम से अपना राशन कार्ड बनवाया, और एक अलग नाम से जब आधार कार्ड का टाइम आया तो उसने आधार कार्ड बनाया, ताकि कहीं भी लीगली डॉक्यूमेंट में उसका नाम प्रेम नारायण ना हो। इसके बाद एक नाम, एक पहचान, एक तमाम चीज़ के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीता रहा। एक चीज़ उसने और की, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, उसे पता था कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले मुझे खोज रहे होंगे, लिहाजा वो कभी भी अपने घर वालों से या फिर कभी भी अपने रिश्तेदारों से बात ही नहीं करता था। यानी भले ही फ़ोन आ गया, भले ही सोशल मीडिया, भले ही व्हाट्सअप आ गया, कभी भी उसके जहन में इच्छा ही नहीं हुई कि मैं फ़ोन कर लूँ अपनी वाइफ को या फिर अपने परिवार वालों को, अपने गाँव वालों को। सबसे उसने दूरी बना ली। कानपुर आके उसने अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी, और यहीं पे उसने शादी की, उसके बच्चे भी हुए, और यहीं पे एक नई ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत ख़राब होती है तो आदमी फिर वहीं लौट के जाता है। इत्तेफाक का खेल देखिए कि एक बार गांव में किसी से संपर्क हुआ, और वहीं से उसे पता चला कि शादी पड़ी है, और उस आदमी ने इसको निमंत्रण दिया, और फिर इसने भी आने के लिए हाँ कर दिया, और तब यहीं से पूरी पोल पट्टी खुल गई। अगर गलती से अपने गांव वालों से संपर्क में न आया होता 1-2 साल पहले, तो फिर ये केस उलझा का उलझा रह जाता, और कभी भी प्रेम नारायण गिरफ्तार नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि होने को कोई काट नहीं सकता, और ऐसा ही कुछ हुआ। तो सैल्यूट है ऐसे एसआई रितेश कुमार जैसे लोगों पे, जिन्होंने इस केस को इतनी ज़हीन दिमागिता के साथ सुलझाया। केटरिंग वाले बने, बिल्डर बने, और न जाने कितने काम, कितनी मेहनत की। तो सच है कि अगर पुलिस वाले अपने पे आ जाए तो कोई भी ऐसा केस नहीं जिसे पुलिस वाले सुलझा ना पाए, बशर्ते वो अपने पे आके सुलझाना चाहें तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।